नमस्ते विद्यार्थियों, CCA ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी अभी YouTube चैनल पर नए हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही आपके YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, जिससे वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम विद्यार्थियों लास्ट क्लास में जहाँ से अपन ने बात की थी उससे आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी अभिक्रियाओं के प्रकार की। अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं जिनके बारे में अपन ने कल तक पढ़ लिया था। आज जो 5वीं अभिक्रिया है उसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। 5वीं अभिक्रिया है अपनी तीव्र अभिक्रिया। देखो बच्चों, तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। ऐसा माना जाता है कि इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में लगभग 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है। इतने अल्प समय के अंदर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है कि बहुत ही कम समय इनको पूर्ण होने में लगता है। इसकी परिभाषा को अगर हम नोट डाउन करें तो ऐसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं अपन तीव्र अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो अम्ल और क्षार के जो उदासीकरण की अभिक्रिया होती है जिसमें लवण और जल बनता है वो एक तीव्र अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। HCl प्लस NaOH ये जब मिलते हैं तो NaCl प्लस H2O बनाते हैं। यहाँ पे अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। दूसरी जो इसका एग्जाम्पल इस अभिक्रिया का वो है सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया HCl के साथ। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है और सिल्वर क्लोराइड के साथ बनता है HNO3। ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ये होता है श्वेत रंग का अवक्षेप। ये जो अवक्षेप होता है वो श्वेत रंग का होता है। ये अभिक्रिया के होने के दौरान जो अभिक्रिया होती है उस जगह पे अवक्षेपित हो जाता है नीचे की तरफ श्वेत रंग का। इस प्रकार अपने पास तीव्र अभिक्रिया के 2 उदाहरण हैं। एक है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, दूसरी है सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया HCl के साथ। आगे हम अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया है अपने पास मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, देखो बच्चों, मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अभिक्रिया होने में बहुत अधिक समय लगता है। जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन मंद अभिक्रिया। इसकी जो डेफिनेशन है उसको अपन नोट डाउन करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन मंद अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई बार कुछ घंटे, कई बार कुछ दिन और कई बार तो कुछ साल भी लग जाते हैं इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में। इस अभिक्रिया के एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो मंद अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। लोहे पर जो जंग लगती है वो लोहे को तुरंत वातावरण में रखते ही नहीं लगती है, उसके जंग लगने में कुछ दिनों का समय लग जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो अब जो लोहा है उसके ऊपर जंग लगने में समय थोड़ा कम लग जाता है, लेकिन फिर भी ये सेकंड या 2-3 मिनट के अंदर अभिक्रिया संपूर्ण नहीं होती है। इसकी जो रिएक्शन है उसको अब हम लिखें तो ये अपने पास है आयरन,
इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन ऑक्सीजन के साथ। नमी होती है, पानी की उपस्थिति होती है उस दौरान, तो जो जंग होता है उसका निर्माण हो जाता है। ये जो सूत्र है Fe2O3.3H2, ये जंग का सूत्र है बेटा। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इस अभिक्रिया को अपन संतुलित कर देते हैं। ये जो संतुलित अभिक्रिया हो गई है, इसमें अपन देखते हैं कि ये जो जंग वाला सूत्र है उसको याद रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो जंग है उसका सूत्र क्या होता है। लोहे पे जंग लगने की अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया है। देखो, तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, और मंद अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये जो आगे की अभिक्रिया है वो अपन लिखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखो बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन पाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को में केवल अभिकारक से उत्पाद ही बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से केवल उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में केवल अभिकारक से उत्पाद ही बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं। यह अभिक्रिया होती है वो एक दिशीय होती है। कहने का मतलब इस अभिक्रिया को हम प्रदर्शित करने के लिए ये जो तीर का चिन्ह है, इस तीर के चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तीर के चिन्ह के बाईं साइड में अभिकारक होता है, दाईं साइड में उत्पाद को रखा जाता है, और केवल अभिकारक से उत्पाद को बनती हुई अभिक्रिया को ये तीर का चिन्ह प्रदर्शित करता है। एक चीज और है कि जब यह अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जैसे अपन लिखें कि ये ए और बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी, तो इस स्थिति में जैसे यह अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है तो अभिक्रिया के प्रारंभ होने के बाद उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जबकि जो अभिकारक है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जैसे जैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, अभिकारक की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसका एक एग्जाम्पल लिखे अपन। कार्बन की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, CO2 बनता है। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना देते हैं, CO2 से वापस फिर कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनता है। यह अभिक्रिया है आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक और है आपके CH4 की अभिक्रिया जब अपन करवाते हैं, CH4 की जब अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है आपके CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2 बनता है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो CO2 और H2 बनता है वो उत्पाद बनता है, उससे पुनः अपन क्या नहीं बना सकते हैं, मेथेन नहीं बना सकते हैं। ये जो मेथेन होता है वो LPG का घटक होता है। LPG का जब दहन हो जाता है तो उसके बाद CO2 और H2 बनता है। दहन हो जाने के बाद CO2 और H2 से पुनः अपन मेथेन नहीं बना सकते हैं। यह अभिक्रिया हुई अपने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो यह अभिक्रिया इसकी जस्ट अपोजिट है, अर्थात इसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहे थे, केवल उत्पाद से अभिकारक नहीं बन रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से फिर अभिकारक बन जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया
जिसमें अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के तीर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जो दोनों साइड में होता है। यह बताता है कि अभिकारक से उत्पाद बनेंगे और उत्पाद से अभिकारक बनेंगे। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में जनरल फॉर्मूला देखते हैं, अपन A+B मिलके बनाते हैं अपने AB, और ये जो अपघटित हो गया फिर वापस क्या बना देता है AB। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद को समय के बाद किसी में बदल जाता है, अभिकारक में बदलना प्रारंभ हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल देखें तो जो हेबर विधि से अपन निर्माण करते हैं किसका, अमोनिया का, N2 + H2 NS3। ये जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय प्रकार की है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं और अमोनिया कुछ समय के बाद जैसे ही उत्पाद के रूप में अमोनिया बनता है, वो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर अपघटित होना प्रारंभ हो जाती है। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखने की है कि अभिकारक की मात्रा प्रारंभ में अधिक होती है, उत्पाद बनने लग जाते हैं। जैसे ही कुछ समय के बाद जो अभिकारक होते हैं वो कम होते हैं और उत्पाद बनने लगते हैं, उत्पाद पुनः अपघटित होकर क्या बनाने लग जाते हैं, अभिकारक बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर कभी भी अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो शून्य नहीं होती है। इसमें शून्य हो सकती है अभिकारक की सांद्रता, लेकिन इसमें अभिक्रिया के अंदर कभी भी अभिकारक की जो सांद्रता है वो शून्य नहीं होती है। अब ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इसके अंदर अग्र अभिक्रिया, और एक होती है प्रतिप, या फिर उसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम अग्र अभिक्रिया को छांटे तो अग्र अभिक्रिया हो जाएगी इसमें N2 + H2 NH3, और प्रतिप अभिक्रिया होगी इस साइड वाली। मतलब इस स्थिति में जब वो वापस की तरफ आएगी तो अभिकारक तो हो जाएगा आपका ये अमोनिया, और उत्पाद हो जाएगा N2 + H2। ठीक है, ये तो अग्र अभिक्रिया हो गई और ये क्या हो गई, प्रतिप अभिक्रिया। तो इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक अग्र अभिक्रिया और एक होती है आपकी प्रतिप अभिक्रिया। इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं अगली वाली अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्षार के साथ, तो वो बनाता है लवण और
जल। एक एग्जाम्पल लें अपन, तो अपने पास एक अम्ल है HCl, क्षार है NaOH, दोनों की क्रिया होती है तो लवण बनता है NaCl और साथ में बन जाता है जल। ये जो भी क्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अम्ल मिलते हैं, क्षार मिलते हैं, लवण और जल बना देते हैं। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ये आपस में मिलते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लेकिन जो ये लवण बनता है इसकी प्रकृति हमेशा एक समान नहीं होती है। ये अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। ये निर्भर करता है जो काम में ले रहे हैं अपन अम्ल और क्षार उसकी प्रकृति पे। यदि हम अम्ल प्रबल लेते हैं, क्षार प्रबल लेते हैं तो लवण बनेगा, वो किस प्रकृति का बनेगा, ये प्रबल ले, ये दुर्बल ले, ये दुर्बल ले और ये प्रबल ले, या फिर दोनों ही दुर्बल ले। ऐसी स्थिति के अंदर जो लवण बनते हैं वो अलग अलग प्रकृति के बनते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि लवण और जो क्षार होते हैं वो किस प्रकृति के जगह अपन लेते हैं, प्रबलता के लेते हैं, तो लवण किस प्रकृति के बनते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो लवण है उसकी प्रकृति की। देखो, लवण की जो प्रकृति होती है वो सामान्यतः 3 प्रकार की हो सकती है और उसकी प्रकृति जो होती है उसकी प्रकृति को अपन प्रदर्शित करते हैं pH के माध्यम से। pH के माध्यम से हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं कि यदि pH की वैल्यू, pH का मान किसी विलयन के लिए यदि प्राप्त होता है 7 से, pH का मान प्राप्त होता है 7 से कम, तो उस स्थिति के अंदर जो विलयन होता है वो विलयन होता है अम्लीय प्रकृति का। यदि pH का मान 7 से कम प्राप्त होता है तो जो विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और यदि pH का मान बराबर होता है 7 के तो इस स्थिति में जो लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। और यदि pH का मान प्राप्त होता है 7 से अधिक तो इस स्थिति में जो विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, pH का मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, pH का मान यदि 7 है तो उदासीन प्रकृति का होगा, pH का मान यदि 7 से अधिक है तो वो जो लवण है या विलयन है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब अपने यहाँ पे अम्ल और जो क्षार है वो अलग अलग प्रकृति के अपन लेते हैं। वो प्रबलता के हिसाब से भी 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल प्रबलता के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। अब इनकी प्रबलता के आधार पर जब अपन इनको मिलाते हैं तो लवणों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, इस चीज़ को अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास 4 प्रकार के लवण प्राप्त हो सकते हैं। पहला है, जब अपन क्या करें, अम्ल लेते हैं प्रबल अम्ल लेते हैं। प्रबल अम्ल की जो क्रिया होती है वो करवाते हैं अपन प्रबल क्षार के साथ। प्रबल अम्ल की क्रिया करवाते हैं प्रबल क्षार के साथ, तो जो लवण प्राप्त होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। जब प्रबल अम्ल की क्रिया करवाते हैं प्रबल क्षार के साथ तो जो लवण प्राप्त होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल ये है, ऊपर वाला प्रबल अम्ल का ये है। HCl की क्रिया करवाते हैं अपन, NaOH प्रबल क्षार है उसके साथ, तो जो आपके लवण बनता है वो बनता है NaCl प्लस जल बनता है H2। अब यहाँ पे जो अम्ल है वो प्रबल है, क्षार है वो भी कैसा है, प्रबल है, तो जो लवण है वो बनता है उदासीन प्रकृति का। अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से समझें कि प्रबल अम्ल और जो क्षार होता है वो सामान्यतः अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है और जो क्षार होता है वो देता है आपके OH- आयन।
कोई अम्ल जितनी मात्रा में H प्लस आयन देता है, यदि ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन देता है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि कम मात्रा में H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, वो दुर्बल मात्रा में देगा, इसलिए वो दुर्बल प्रकृति का अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार क्षार की बात करें तो यदि क्षार OH माइनस आयन अधिक मात्रा में देंगे तो वो प्रबल होंगे, और जो क्षार कम मात्रा में देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे। तो हम बात करें यहाँ पे H प्लस आयनों के आधार पे, तो HCl क्या है, HCl प्रबल अम्ल है तो ये अधिक मात्रा में H प्लस देगा। NOH है वो क्या है, प्रबल क्षार है, तो ये भी अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा। अब ये H प्लस आयन अम्ल देगा और OH माइनस आयन क्षार देंगे। ये जब दोनों मिल जाएंगे, तो आपके बना देंगे जल H2, और ये उदासीन हो जाएगा। अगर ये इन दोनों की संख्या बराबर होगी तो जो लवण बनेगा वो उदासीन हो जाएगा। अगर इसकी संख्या ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई, जैसे मान लो ये भी 10 संख्या है और ये भी कितने हैं, 10 है, तो 10 माइनस के 10 प्लस के कैंसिल, प्रकृति कैसे हो गई, उदासीन। लेकिन यदि ये मान के चले अपन कि जो H प्लस आयन है वो कैसे हैं, 5 हैं, और ये कितने हैं, 10 हैं, तो इस स्थिति में OH माइनस कितने बच गए, 5 बच गए, 5 OH माइनस बच गए, तो लवण की जो प्रकृति है वो हो जाएगी आपके क्षारीय प्रकृति की। ठीक है। इसी प्रकार यदि ये 10 हो जाएं और ये कितने हो जाएं, 5 हो जाएं, तो H प्लस आयन बच गए 5 एक्स्ट्रा, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो लवण की प्रकृति होगी वो हो जाएगी अम्लीय प्रकृति की। ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं इनके बारे में। ये पहली वाली स्थिति हो गई, HCl और NaOH मिलेंगे, ये दोनों प्रबल हैं, इसलिए जो आपके लवण बनेगा वो उदासीन प्रकृति का बन जाएगा। दूसरा है आपके प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। इस स्थिति में जो क्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो लवण बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। प्रबल अम्ल है तो जो लवण की प्रकृति है वो अम्लीय हो जाएगी। ठीक है। आप इसको इस प्रकार ध्यान रखो कि अम्ल प्रबल है तो लवण की प्रकृति अम्लीय, और अगर प्रबल क्षार है और साइड में जो अम्ल है वो दुर्बल होगा तो वो हो जाएगी आपकी प्रकृति क्षारीय लवण की। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है तो ये आपके HCl है। दुर्बल क्षार का अगर अपन एग्जाम्पल लें तो अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों को मिलाते हैं तो इधर बनता है अपने NH4Cl प्लस H2। ये HCl है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे जो ये लवण बन रहा है अमोनियम क्लोराइड, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। ठीक है। तीसरा देखें अपन यहाँ पे, तो तीसरा अपने पास है दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो जो लवण बनता है वो लवण बनता है आपके क्षारीय प्रकृति का। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो अपने पास दुर्बल अम्ल है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसीटेट। इसकी क्रिया करवाते हैं प्रबल क्षार के साथ। प्रबल क्षार हो गया अपने पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब क्रिया करवाते हैं तो आपके जो लवण बनता है वो बनता है CH3COONA। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। साथ में बनता है जल H2। ठीक है। ये आपके जो एसीटेट है ये दुर्बल प्रकृति का अम्ल है, NaOH है वो प्रबल प्रकृति का क्षार है। दोनों आपस में मिलेंगे तो लवण बनेगा। लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्योंकि क्षार प्रबल है इसीलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय प्रकृति का। ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरा, जब अपन क्या करते हैं दुर्बल अम्ल
प्लस दुर्बल क्षार, ये जब मिलाते हैं तो आपके जो लवण बनता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। दुर्बल अम्ल हो गया आपके CH3COOH, दुर्बल क्षार आपके हो गया है NH4OH। इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है CH3COONH4, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, साथ में बनता है जल। अब देखो ये दुर्बल अम्ल और ये भी दुर्बल अम्ल, इसलिए इस स्थिति में जो आपके ये लवण बनेगा वो बनेगा क्षारीय प्रकृति का। इस प्रकार अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। लवणों की प्रकृति निर्भर करती है अम्ल और क्षार की प्रबलता पर। इस प्रकार से 4 प्रकार के मिलके बन सकते हैं। 4 प्रकार के मिलने से 3 प्रकार के प्रकृति के लवण बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब दोनों प्रबल होंगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार जब दोनों दुर्बल होंगे, इस स्थिति पे बनने वाले जो लवण हैं वो उदासीन प्रकृति के होंगे। ठीक है। इसके बाद आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब मिलते हैं तो यहाँ देखो प्रबल कौन है, प्रबल अम्ल है, तो इस स्थिति में जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अपन तो दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जब होंगे तो इस स्थिति में आपके जो लवण बनेगा वो यहाँ पे देखो प्रबल कौन है, क्षार है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति। ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अगली आपकी जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी यहाँ तक नोट डाउन कर ले, जो नोट्स है आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं ग्रुप में, तो सभी विद्यार्थी वहाँ तक नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले और इसका एक बार पूरे से रिवाइज कर ले। थैंक यू।